अगर हमें डेप्रिसिएशन निकालनी है और यहाँ पे यूजफुल लाइफ जो दी गई है वो उसकी मशीन आवर्स में दी गई है, हमारे पास वैल्यू है 3.6 मिलियन और ये हमारे पास आ गई और हमारे पास है 96,000 आवर्स। तो हम इसके साथ सॉल्व करेंगे इसको। दिस अमाउंट्स टू 36 मिलियन है, कितना 3.6 मिलियन है, दैट इज 3.6 मिलियन और 96,000 आवर्स हैं बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास 37.5 पर आवर। और हम एक प्रोडक्ट ईच प्लास्टिक बॉडी यूनिट वुड रिक्वायर 2 मशीन आवर्स। तो हमें एक यूनिट के लिए चाहिए 2 आवर्स, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 पर यूनिट हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ओके बच्चों, ये पहला पॉइंट समझ आ गया होगा। प्रोडक्शन विल एक सेकंड होल्ड करिएगा। प्रोडक्शन वुड बी, सेकंड पॉइंट है हमारा, प्रोडक्शन वुड बी कैरिड आउट इन 10 बैचेस ऑफ 500 यूनिट्स ईच। कॉस्ट पर यूनिट फॉर द फर्स्ट बैच हैज बीन एस्टिमेटेड एज अंडर। ठीक है बच्चों, हमने 5000 आइटम बनाने, तो 10 बैचेस हमारे बनेंगे 500 यूनिट्स ईच के। और जो पहला बैच है, क्योंकि लर्निंग कर्व में हमें फर्स्ट बैच की कॉस्ट को देखना होता है, उसके बाद उसके ऊपर लर्निंग का इफेक्ट आता है। इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 150, डायरेक्ट लेबर है 300 रुपीज की। और अगर आप देखें तो हमें लेबर आवर कितने यूज होते हैं इसके अंदर, 3 लेबर आवर्स। इसका मतलब है कि हम पर लेबर आवर 100 रुपीज पे कर रहे हैं। ओके, ओवरहेड्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब ये जो ओवरहेड्स हैं, दीज आर अगेन बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स, क्योंकि लेबर ने फैक्ट्री में ही काम करना होता है, तो यूजली ये कॉरस्पॉन्ड करते हैं, ओवरहेड इक्वल टू लेबर आवर्स ही होते हैं। अब वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट आ रही है 240, और बच्चों ये भी कितने घंटे चला होगा लेबर, 3 आवर्स, तो ओवरहेड का रेट होगा 80। यहाँ पे लेबर का रेट है 100 और ओवरहेड का रेट होगा 80। फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड्स को हम अपने इस क्वेश्चन के लिए अकाउंट फॉर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स्ड हैं, इन्होंने रहने ही रहना है। और हम यहाँ पे बात भी कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन की, तो फिक्स को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उसने तो इनकट होने ही होना है। ओवरहेड डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट। अभी जो यहाँ ओवरहेड्स की बातें की गई थी, इसमें ये डेप्रिसिएशन शामिल नहीं थी, इसलिए इस डेप्रिसिएशन को हम सेपरेटली डील करते हैं अभी। Direct material consumption would reduce by 5% in each subsequent batch up to the third batch and would become constant thereafter. 3 बैचेस तक तो ये चलेगी और उसके बाद ये कांस्टेंट रहेगी thereafter. तो फर्स्ट बैच की हमारे पास है 150 और इसके बाद हमारे पास ये चलती रहेगी 5% रिडक्शन के साथ अप टिल थर्ड बैच, ठीक है। और उसके बाद फिर जो थर्ड बैच की अमाउंट आएगी मटेरियल की, वही प्रिवेल करेगी अप टिल 10th बैच, क्योंकि हमने टोटल कितने बैच चलाने हैं बच्चों, 10 बैच चलाने हैं, क्योंकि हमने 5000 की क्वांटिटी बनानी है और हर बैच है 500 यूनिट्स का। एप्लीकेबल लर्निंग कर्व इफेक्ट is 95%, but it will remain effective for the first 6 batches only. The index of 95% learning curve is 0.074. ठीक है, तो आप इसमें अभी अपने तौर पे कोशिश करें। हमने ये लर्निंग कर सारा अंडरस्टैंड कर चुके हैं, इसके 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। जरा डायरेक्ट मटेरियल को अटेम्प्ट करें, डायरेक्ट लेबर को अटेम्प्ट करें, वेरिएबल ओवरहेड को अटेम्प्ट करें, ये डेप्रिसिएशन डालें, मटेरियल के ऊपर ये इम्पैक्ट लेकर आए, लर्निंग लेबर का ये इम्पैक्ट लेकर आए, जरा एक ट्राई करें अपने तौर पे। जो डाटा इसमें होना था, मैनिपुलेशन होनी थी, वो मैंने आपको बता दी। आप जरा एक ट्राई करें आप लोग अपने पास। सर ये जो डायरेक्ट मटेरियल है, ये फर्स्ट में 150
जी बेटा। और सेकंड में 142.5 हो गया ना, क्योंकि 95% लेंगे उसमें। जी बिल्कुल। और थर्ड में फिर 135 आई है, और 10 तक ये 135 जाएगी। जी बिल्कुल, शाबाश। सर ये 4 पॉइंट की वर्किंग जरा करा दें। ठीक है, 4 पॉइंट की। अच्छा, आपने लास्ट 2 लेक्चर लिए मेरे साथ? यस सर। तो ट्राई करो ना, जरा ट्राई करो। हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं y इज इक्वल टू ए बी एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू ए बी एक्स। अब हमने ये अप्लाई करना है किसके ऊपर? लेबर के ऊपर। ठीक है, तो लेबर के केस में अगर हम देखें तो हमने कितने यूनिट्स के लिए करना है? फर्स्ट 6 बैचेस होगा, तो पहले हम 6 बैच के निकालना है। हमने निकालने के लिए हम लिखेंगे 300। ठीक है, और उसको कर देंगे, रेज टू पार करेंगे 0.074 के साथ। ठीक है, जैसे चलो इसका ये आंसर यहाँ पे होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। जी, पहला जो बैच है ना हमारा, वो कितने यूनिट्स का है? 500 यूनिट्स का है। और इसके साथ हैं 3 आवर्स। हमारे हर एक में यूज होते हैं 3 आवर्स। तो ये 1500 हो गए पहले दफा जब हमारे आवर्स चलेंगे। और हमने निकालना है 6 बैच के साथ। तो ए एक्स और उसकी पावर होती है बी। ठीक है, तो एक्स है हमारे पास 6, इसकी पावर ले लेंगे -0.074। और हमने 6 बैचेस का निकालना है, तो 6 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली करना होता है कि 5th बैच का भी हम निकालते हैं, ताकि दोनों का डिफरेंस पता लगे। और यहाँ डिफरेंस आ रहा है इसका 1224। तो हमें 7th बैच एंड ऑनवर्ड हमारा टाइम लगेगा 1224 आवर्स पर बैच। जैसे में हम अगर अपनी बुक में आ जाएं, जहाँ पे हमने लर्निंग कर को स्टडी किया था। जी बच्चों, तो हमने ये देखा है कि ये हमारा पास फार्मूला होता है y इज इक्वल टू ए एक्स बी। y हमें बताएगा क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट टू प्रोड्यूस x यूनिट्स। ओके, अब x यूनिट्स हमारे पास क्या है? a है टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट। तो जो हमने पहला आउटपुट हम ले रहे हैं, वो देखें उसके लिए हमें कितने आवर्स चाहिए? पहला आउटपुट है हमारा 500 बैच का, और हर एक के लिए हमें चाहिए हर एक के लिए हमें चाहिए हैं, एक मिनट, 3 आवर्स। तो पहला जो बैच हमने बनाना है 500 यूनिट्स हैं और 3 आवर्स हैं, तो 1500 हमारे हो गए पहले बैच के लिए आवर्स। ठीक है बच्चों, टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट, ए जो है वो है टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट। और पहला आउटपुट है हमारा पहला बैच,
और उसके लिए हमें कितना टाइम चाहिए, दैट इज 1500 आवर्स। और हमने क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हम पहली दफा जब निकाल रहे हैं वो 6 बैचेस का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे अप्लाई किया 500 इंटू 3, ये 1500 आवर्स हो गए। और हम 6 बैचेस का निकाल रहे हैं क्योंकि 6 बैचेस तक ही लर्निंग इम्पैक्ट ने जाना है, और उसकी पावर ले ली 0.074, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 6 बैचेस के साथ, तो हमारे पास आ गए ये 6 बैच के आवर्स आ गए। लाइकवाइज हम करेंगे फिर 5 के साथ। पहले बैच के आवर्स हैं 1500, और 5 की हम पावर पावर निकालेंगे, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ गए आवर्स। दिस इज फॉर फर्स्ट 5 बैचेस। इन दोनों डिफरेंस निकालेंगे तो दिस इज द टाइम फॉर 6th बैच, ठीक है। अब ये 6th बैच का जो टाइम आया है यही 7th में भी चलेगा, 8th में भी चलेगा, 9th में भी चलेगा, एंड 10th में भी चलेगा, ठीक है। तो अगर आप इसकी लेबर की ऊपर वर्किंग देखें तो फर्स्ट 6 बैचेस के तो टाइम आ गया 7882, ठीक है। और इसका जब लेबर कॉस्ट हमें निकालनी है तो पर आवर का रेट था 100 का, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 300 रुपीज है और 3 लेबर आवर्स हैं, तो पर आवर का रेट है 100, यहां से आ गया। अच्छा, अब इसके बाद जो लास्ट 4 बैचेस है उनका कितने आवर्स बनेंगे। एक जो बैच है ना वो 1224 आवर्स कंज्यूम कर रहा है, और ये करेगा फिर 7th बैच, 8th बैच, 9th बैच एंड 10th बैच, यानी कि हमें 4 बैचेस चलाने पड़ेंगे। तो 1224 इंटू 4 इंटू 100 करके दैट इज 490। तो ये लेबर की फिगर हमारे पास आएगी। ठीक है बच्चों, तो दोबारा क्वेश्चन को देखें, और ये जो पॉइंट था ना लेबर का, तो इस तरीके से वर्किंग हो गई। y इज इक्वल टू a b x। a है टाइम इन द फर्स्ट बैच, b है नंबर ऑफ बैचेस, और x है उसकी पावर, b है उसकी पावर। जी बच्चों, हो रहा है। जी फियाजी। सर ये लेबर का तो हो गया है, गुड। इसका मटेरियल का नहीं हुआ। ये ठीक है, 75,000 नहीं समझ आया कहाँ से है सर। ठीक हो गया। देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारी जो मटेरियल की कॉस्ट है वो कितनी है 150, ठीक है। और क्या है कॉस्ट पर यूनिट, हमने कितने यूनिट्स बनाने हैं पहले बैच में, 500 यूनिट्स, ठीक है। हमने पहले बैच में बनाने हैं 500 यूनिट्स, तो 150 इंटू 500 करेंगे, तो ये हमारे पहले बैच की मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। और ये मटेरियल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी बाय 5% इन सब्सिक्वेंट बैचेस, ठीक है। तो जब आप 150 को 500 से मल्टीप्लाई किया तो दैट इज आ गई 75,000। अगली दफ़ा आ जाएगी 75,000 इंटू 0.95, और उससे अगली दफ़ा आ जाएगी 75,000 इंटू 0.95 रेस टू पावर 2, क्योंकि ये सिर्फ पहले 3 में ये एप्लीकेबल है। और अब जो ये पहले 3 के ये हमने ये निकाल ली, और उसके बाद जो थर्ड की जो आई है ना ये वाली वैल्यू, दिस दिस विल एप्लीकेबल फॉर रिमेनिंग 7 बैचेस, और ये आपको अमाउंट देगी। तो अब इन दोनों को जब जमा कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ 10 बैचेस, ठीक है।
150 इंटू 500 किया, क्योंकि वो यूनिट का दिया हुआ है, हमने बैच का भी ध्यान रखना है, एंड सो ऑन। जी तौहीद, बासिम, ये सर हो रहा है। जी जी बच्चों, हो गया है? इसका आंसर देख लेते हैं। ये मटेरियल कॉस्ट की अमाउंट बनेगी, ये लेबर की भी हमने थोड़ी डिस्कशन कर ली। ओवरहेड्स को देख लें, ओवरहेड्स में अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो बताएं। सर इस क्वेश्चन का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है या मतलब इसी तरह करना? जी जी बेटा, ये फॉर्मेट है, हमने निकालनी होती है सेल प्राइस ना, ये दिस इज द सेल प्राइस। उसको निकालने का तरीका ये है कि पहले हम अपने पास जितनी भी कॉस्टें हैं, मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, ओवरहेड्स हैं, या जिस तरह हमने कल एक क्वेश्चन में देखा था सेटअप कॉस्ट है, उन सारी कॉस्टों को यहाँ पे अपने पास कैटेगराइज करते हैं, उसका सम लेंगे और उसके ऊपर हमें बता दिएगा कि हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, मार्कअप है, एंड व्हाट सो ऑन। तो हम उसके मुताबिक इसकी वर्क करते हैं। प्लस जो अभी हमने बीच में वर्किंग की है उसको सेपरेट वर्किंग नंबर नोट 1 2 3 एंड सो ऑन कर देते हैं। ये फॉर्मेट जो है ना सारे सवालों में चल रहा है। सर बट ये आईकैप का फॉर्मेट समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है सर। जी बेटा, आईकैप का फॉर्मेट समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है सर। हम चाह रहे थे कि हमारा कोई अपना फॉर्मेट हो इजी सा, जो हम खुद बनाए, जिसे हम फॉलो कर सकें आसानी से। ठीक हो गया। ये सर ये देते रहेगा सर। इसमें इसमें इन्होंने बहुत अंदर वो कहते हैं ना गुछ मुछ की हुई है सर। मतलब यूँ हम नहीं कर सकते अगर हम अगर वैसे करना चाहें पेपर भी सॉल्व तो। ठीक है, मैं देखो ये अब सर ये प्रॉब्लम आ रही है सर। मैं बताता हूँ। देखो सबसे सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इन्होंने सजेस्टेड सोल्यूशन दिया हुआ होता है और सारी वर्किंग ना कोशिश करते हैं वो कम से कम जगह पे दिखाएं ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप इसके तरीकेकार ये कर सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की ना एक फिगर ये रिपोर्ट करें 688, और इसकी जो वर्किंग है ना इसका वर्किंग नोट नंबर 1 बना लें। इसी तरह डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की आप फिगर रिपोर्ट करें 1278, और इसकी जो वर्किंग है ना इसका वर्किंग नोट एक सेपरेट बना लें। लाइक वाइज ओवरहेड का भी ये फिगर रिपोर्ट करें, जैसे ए बी सी इन्होंने दिया हुआ है, और इसकी वर्किंग सेपरेट बनाएं। अब आपको ये वर्किंग करना आ गई है या इनमें भी कोई इश्यूज हैं? सर हमें सिर्फ फॉर्मेट में इशू आ रहा था, हमें मतलब समझ आ रही है पर फॉर्मेट शो करने में प्रॉब्लम हो रही थी सवाल ठीक है, को। मैं बताता हूँ। देखें, आपसे जो रिक्वायर्ड है ना, आपने उसके मुताबिक चलना है। आपसे रिक्वायर्ड है कंप्यूट द बिड अमाउंट that JL should quote to earn 30% contribution margin।
तो आपका जो आंसर है ना वो आना चाहिए कि जी कंपनी का नाम आए, जेल, ठीक है, और उसकी कोटेड प्राइस हमने कैलकुलेट करनी है। तो देखें अगर इन्होंने भी जो आंसर दिया ना वो लिखा है कंपनी का नाम और कंपटीशन ऑफ बिड अमाउंट टू अर्न 30% कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये हमारा टाइटल बनेगा। और उसके बाद हमने सारी वर्किंग देनी है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ओवरहेड, जो भी हमारी कॉस्टें होती हैं, क्योंकि जब हम एक यूनिट की या बैच की कॉस्ट निकालेंगे फिर उसको हम ग्रॉस अप करेंगे तो हम सेल प्राइस पे अराइव होते हैं। तो आप इसका स्ट्रेट अवे सिंपल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की एक फिगर निकाल के लिखें, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट की फिगर निकाल के लिखें, ओवरहेड की फिगर निकाल के लिखें, और तीनों के दे दें वर्किंग, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3। इस कॉस्ट को सम अप करेंगे, आपके पास आएगी टोटल कॉस्ट, ठीक है। और इसमें हम, आपको पता है फिक्स ओवरहेड्स तो लेते नहीं है, इसको अगर लिखना चाहें तो कह दें जी दिस इज इररिलेवेंट, अगर फ्रंट पे भी दिखाना है, और फिर आप उसको ग्रॉस अप करके उसकी सेल प्राइस निकालें। दिस इज द वे, क्योंकि आपने डेफिनेटली कॉस्टिंग भी उसको दिखानी है और फिर उसको ग्रॉस अप करके आपने वो बिड अमाउंट भी दिखानी है। सो दिस इज द प्रोसीजर। जब मतलब आपकी, आपके, जी यस सर, जी तो बताएं। आपका कहने का मतलब है कि हमें फेस पे जब हमने जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसमें हम इसे ये एबीसी की जो वैल्यू है सर वो दिखाएं, और जी इनके आगे वर्किंग लिख के ये सारा काम, मतलब ये टेबल बना फॉर्मेट, ये अलग से वर्किंग करिए, हमने इसे दिखानी नहीं है, राइट? जी जी जी, आप देखें मैं बताता हूँ, जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, तो आप उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे होते, वो आपकी एक रिपोर्ट होती है जो कि फिगर्स को रिपोर्ट कर रही होती है, और उसकी जो एंड पे वर्किंग है वो नोट्स, अकाउंट्स, नोट्स टू द अकाउंट्स में होती है, नोट्स 1, नोट्स 2, नोट्स 3 एंड नोट्स 4, सारी चीजें आपकी एक्सप्लेनेशन वहां पे आ रही होती है। ये आप अपना एक आंसर सिंपली सा उसको दें कि हमारा ए की फिगर ये आई, वर्किंग नोट 1 से आई, बी की वर्किंग नोट नंबर 2 से आई, वर्किंग नोट नंबर 3 से आई, एंड सो ऑन। आपने उसकी सारी वर्किंग जरूर उसको शो करके दिखानी है, और स्पेसिफिकली कि ये कैसे ये वर्किंग चल रही है। जो यहाँ पे सब कुछ लिखा आ रहा है ना, आप एज इट इज वहां पे बेशक लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1 में, और इसी तरह एक्सप्लेन करके कि फर्स्ट 3 बैचेस किस तरह हुई है, फर्स्ट 7 बैचेस किस तरह हुई है, ताकि सिंप्लीफाइड हो जाए और उसको पता लगे कि आपने एक कंपोज तरीके से काम किया है। ओके सर। ठीक है। अच्छा बच्चों, आप आपके सामने क्वेश्चन है और इसका आंसर है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है डेटा पिक करने में, इसको प्रेजेंट करने में, वैल्यूज निकालने में कोई इशू है तो प्लीज बताएं। सर ये ओवरहेड का बता दे थोड़ा सा, बाकी तकरीबन क्लियर ठीक हो है, गया। ठीक है बेटा। देखें, आपको यहाँ तो ये तो पता लग चुका है कि लेबर आर का रेट है 100 पर लेबर आर। जब वेरिएबल ओवरहेड के लिए आएंगे ना तो हमें पे करने पड़े 240 रुपीज फॉर 3 आवर्स, क्योंकि ये बेस भी लेबर आर के ऊपर कर रहे हैं, तो हमारा रेट आ जाएगा 80। ओके, जब हमारा 80 का रेट आ गया, क्या आ गया, 80 पर लेबर आर। तो जब हमने ओवरहेड निकालने हैं ना, तो हमारे टोटल लेबर आवर्स कितने हैं हमने वो मालूम करने हैं, ठीक है। टोटल लेबर आवर्स हमारे पास आए हैं, कोई बता सकता है बच्चे कितने आए हैं हमारे पास टोटल लेबर आवर्स? तौहीद या बासिम या फ्याजी, किसी ने कोई मुझे बता सकता है कि टोटल लेबर आवर्स कितने हैं? सर कॉस्ट तो पता है, अब और कैसे हैं? हाँ बताओ ना, देखो आप, आपने ये कैलकुलेशन की है और विदाउट इस चीज के ये हो ही नहीं सकती। आपके सामने है बाकी। सर ये 6 बैच के जो निकले हैं 7, 8, 8, 2, तो ये जो एक इसके बाद 1, 2 to 4 निकले, ये इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम्म, जो उसको फिर ऊपर 7, 8, 8, 2 पे प्लस कर देंगे, जो टोटल लेवल आवर्स निकलेंगे। हाँ जी, कितने आए बच्चों? सर वेट सेकंड सर, मैं जरा निकालता हूँ। 12778। गुड, 12778। यहाँ पे ना मिस प्रिंट हुआ हुआ है, ये 1278 लिखा है, दैट इज 12778, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 80 से, क्योंकि एक आर का रेट है 80, वेरिएबल ओवरहेड जो है वो 80 के साथ है, तो आपके पास ये फिगर आ जाएगी। ये फिगर ठीक लिखी हुई है क्योंकि ये मिलियंस में है, और ये फिगर ठीक लिखी है, तो इस तरह आपके पास आएंगे ओवरहेड्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं एक्शन में करके दिखा देता हूँ।
7,882 हमारे पास जो आर्स है ना, ये तो आ गए हैं फर्स्ट 6 बैच के। सर एक्चुअली सर मसला सबसे बड़ा जो सर ये वही सलमान भी कहता है, ये हमें फॉर्मेट का सही थोड़ा इशू है, ठीक है, इसमें भी आपको चलो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे क्या मसला है, मैं बताता हूँ। क्योंकि ये आई कैप का फॉर्मेट हमेशा से हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहा मैं है। ना आपके साथ मतलब सीधी सीधी बात कर देता हूँ बजाय कि घुमा के करने के। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना मतलब फ्रॉम कैप 1 एक तो पहले बोर्ड पे चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये जब आप हमें इस पे करा रहे हैं ना वर्ड पे, तो हमें इस पे समझ नहीं आ रही एक्सेल वगैरह पे, पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि सर फॉर्मेट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जिस तरह आपको पता है कि टेक्स्ट वगैरह हम जहाँ जो जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें एक प्रॉपर फॉर्मेट सर ने बताया था, और जब हम प्रॉपर फॉर्मेट को याद कर लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इस वजह से हम कह रहे थे कि एक प्रॉपर फॉर्मेट हो आई कैप के अलावा, क्योंकि आई कैप ने तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया हुआ है। तो ये मसला था, ये दो हमारे कंसर्न थे जी जी, असल मैं में। अभी आपको बता देता हूँ। अभी मैंने सारी बात की है, मैं यहाँ पे आपके सामने दोबारा भी इसको प्रेजेंट कर देता हूँ कि मैंने क्या बात की थी, उसको मैं नरेट कर देता हूँ, राइट अप में ले आता हूँ। ये देखो बच्चों, ये है हमारे आर्स जो कि हमने टोटल करने हैं, ठीक है। फर्स्ट 6 बैच के आपने आर्स निकाल लिए 7,882। इस पे एग्रीड हो सारे? यस सर। अच्छा जी, ये थे फर्स्ट 6 बैच के। और 7th बैच एंड ऑनवर्ड हमारे आर्स लगने हैं पर बैच 1,224। और हमारे 7 से लेके 8 बैच तक हमें सॉरी 7 से लेके 10th बैच तक हमें चलाने पड़ेंगे 4 बैचेस। तो जब हम 1,224 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे आवर्स बन गए 4,896। इट मीन्स टू कंप्लीट 10 बैचेस हमें टोटल आवर्स चलाने पड़ेंगे 12,778। और एफओएच का जो रेट है ना बच्चों, वो है 80 पर आवर। तो जब हम इसको 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी एफओएच की फिगर 1.02224, ठीक है। और अगर आपने इसको थाउजेंड्स में करना है तो ये 1022 हो जाएगी। यही फिगर हमारे पास यहाँ पे आ रही है 1022। तो ये ओवरहेड की वर्किंग समझ आ गई। अभी मैं आपको जो आपको उसका फॉर्मेट का मसला है वो भी मैं रिजॉल्व कर देता हूँ, लेकिन ये ओवरहेड की फिगर समझ आ गई सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। अब फॉर्मेट पे आते हैं। फॉर्मेट कैसे करेगा बच्चों? देखो इसके ऊपर बात आपने लिख दिया, नेम ऑफ कंपनी। जो आपसे रिक्वायर्ड होता है उसको आप ऊपर प्रिंट कर दो। आपसे कहा जा रहा है इनकम स्टेटमेंट बनानी है, आपसे कहा जा रहा है कि बिड प्राइस निकालनी है, तो जैसे यहाँ पे इसमें कहा गया कि बिड प्राइस की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ बिड अमाउंट टू अर्न 30% कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अच्छा जी, अब क्या करना है आपने? आपको पता है कि बिड हमने निकालनी है, उसके लिए हमें चाहिए पहले कॉस्टें, और फिर इसके अंदर हमने ऐड अप करना है मार्कअप और मार्जिन। ये हमने ऐड अप करना होता है, ठीक है। तो अब कॉस्ट हमारे पास क्या होती है? कॉस्ट कि अगर हम ब्रेकअप निकालना चाहें तो कॉस्ट हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल होती है। ये अब डिपेंड करेगा ना, हम गुड्स का क्वेश्चन कर रहे हैं ये सर्विसेज का कर रहे हैं। अगर सर्विसेज होगा तो डायरेक्ट मटेरियल नहीं होगा। फिर हम आएंगे डायरेक्ट लेबर पे, फिर हम आएंगे वेरिएबल ओवरहेड पे। इसके अलावा जैसे कल हमने क्वेश्चन किया उसमें सेटअप कॉस्ट थी। व्हाट्सएवर आपकी जो कॉस्टें हैं आप उनको अलाइन कर लोगे। ये आपने अलाइन की, इनको आपने जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जी इसको कह दिया वर्किंग नोट 1, ठीक है। इसी तरह वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3 एंड वर्किंग नोट 4। अभी हम जाके उसको भी देख रहे थे उनको हमने कैसे नीचे वर्किंग करनी है। ये हमने कर देना है। इसके बाद हमने इसको कर देना है सम अप, जो भी हमारे पास वैल्यूज आ रही है। तो मतलब फेस पे हम ये वाले सर एरिया दिखाएंगे जो अभी अपने सामने बनाया है। जी, मैं अभी इसको ना वो कर देता हूँ, इसको मैं इसकी आपको गेटअप दिखा देता हूँ। अच्छा बच्चों, ये हमारी टोटल कॉस्ट बनेगी। ये जब टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी, इसके ऊपर हम ऐड करेंगे अपने मार्कअप या जो भी हमारा मार्जिन है जो हमें डिजाइड होगा। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी बिड प्राइस।
अब आपका जो क्वेश्चन है ना, जब आपने इसको प्रेजेंट करना है, तो हम ये कॉस्ट और मार्कअप वाली बात मैंने आपको बताई कि हमने ये मॉडल लाना होता है और फिर हमने इसको नीचे बना भी दिया है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और अब आपका बच्चों जो पूरा जो क्वेश्चन आएगा ना वो इस फॉर्मेट में आएगा। नेम ऑफ कंपनी आ जाएगा, जो आपसे रिक्वायर्ड है वो आप उसका लिख देते हो, यूं लिख देते हो, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ बिड अमाउंट विथ 30% कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, आप ये वर्डिंग बना लो, जहां पे कोई कैलकुलेशन करनी हो ना तो आप उसके लिए वर्ड यूज कर लो, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन। ठीक है, ये जो वर्ड है ना शुरू वाले 3, ये आप जब भी कोई कैलकुलेशन करके दिखानी हो उसके लिए यूज कर लो। स्टेटमेंट शोइंग, हमारे नीचे स्टेटमेंट आ रही है, शोइंग कैलकुलेशन ऑफ बिड अमाउंट विद 30% कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब ये जो बाकी चीजें ना, बिड अमाउंट ऑफ 30, ये आपसे रिक्वायरमेंट जो थी ना उसको उठा के आपने यहाँ पे प्लेस कर देना। ठीक हो गया बच्चों, ये अब हमने कैलकुलेट करनी थी। हम क्या करेंगे फिर, हमने कॉस्ट लिखनी है सारी, इस कॉस्ट को, अब ये हमारी एक मेन हेडिंग बन गई। अब यहाँ पे हमारे पास से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ गई, सपोज 100, ये आ गई 200, सपोज ये आ गई 300, ये आ गई 50, ये आपने टोटल 650 बन गया। इसके ऊपर आपने जो भी मार्जिन रखना था, से हमने कहा 50 रुपीज मार्जिन रख लिया, तो ये हमारे पास बन गई 700 प्राइस। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप बना लो, इसको रुपीज इन थाउजेंड्स करना है, जो भी करना है वो आप अपना सेटअप बना के, ये आपने जो मैं भी आपको बोर्ड ये सर्कल नजर आ रहा है ना, ये रेक्टेंगुलर में, ये आपने इसको प्रेजेंट करना है। और फिर इस फिगर को भी एंड पे जाके आप बोल्ड कर दें, इस फिगर को भी बोल्ड कर देंगे, जो कॉस्ट हमारी बेसिक चीज है जिसको हमने शो करना है। तो ये आपका बच्चों आंसर होगा, फॉर्मेट होगा जो पेपर में आप प्रेजेंट करो। और फिर इसके बाद जो आपको मैं कह रहा हूँ कि वर्किंग दिखानी है, वर्किंग आपने सेम एज इट इज, जैसे मटेरियल के लिए है तो डायरेक्ट मटेरियल आप लिखें, इसे कॉपी करने पे यहाँ पे फिर अभी एक्सेल में समझने के लिए, क्योंकि हम डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं। अब मेरे पास व्हाइट बोर्ड भी चलो अभी अवेलेबल है, लेकिन फेस टू फेस हम नहीं है, तो आपको एक्सेल से टाइप करना और साफ सफाई अच्छा आना अच्छा होता है, rather than कि मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूँ और राइटिंग मेरी खराब हो। तो डायरेक्ट मटेरियल वर्किंग नोट नंबर 1 लिखा, इसमें हमारी फिगर तो 100 आ रही है। अब ये 100 कैसे आई है, वही जो हमने अभी यहाँ पे देखा, ये जो वर्किंग फर्स्ट 3 बैचेस की है, 7 बैचेस की है, ये आप एज इट इज यहाँ रिप्रोड्यूस कर दो, जिसका आंसर 100 आ रहा हो और वो 100 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा। तो दिस इज द वे टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। आप बजटिंग का भी हम क्वेश्चन करेंगे, हमने हमने जो इन्वेंट्री के किए हैं, हर एक में क्या होगा बच्चों, कोई ना किसी कंपनी का नाम होता है और हम में ये डिजायर होता है कि कोई हम स्टेटमेंट बनाएं, कोई वर्किंग शो करें। तो जो भी आपको कहा जा रहा है वो उसको आप इस तरीके से शो कर दें। जी बच्चों, अभी इसमें कंफर्ट है या और कोई स्टाइल बताऊं, क्या करूं आपके साथ? नहीं सर, ये थोड़ा सा बेहतर है, मतलब इसे देख के बेहतर लग रहा है थोड़ा सा। जी देखो, ये सही है, इसलिए ठीक है सर। जी, क्योंकि इस अब ये है ना, देखो अब वर्किंग का कोई स्टाइल, कोई कटिंग वगैरह आपको करनी पड़ जाए, तो इससे बेहतर है कि वर्किंग नोट आप नीचे करो, फ्रंट जो है ना आपके क्वेश्चन का बिल्कुल साफ नजर आए। और मैं बच्चों के साथ बात करता हूँ, अभी खैर आप लोगों के साथ वो स्टेज नहीं आई जो एग्जाम के हिसाब से होती है, कि आपने ये कोशिश करनी है बच्चों के नो कटिंग एंड नो ओवर राइटिंग। अकाउंटिंग में ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं चलती, कटिंग कोई नहीं चलती। इवन अगर आप सुनते हो चेक के ऊपर भी कटिंग होती है तो हमें साइन करवाने पड़ते हैं, जो भी सिग्नेटरीज होते हैं। तो अकाउंटिंग में तो कोशिश करो कटिंग, ओवर राइटिंग और ये फ्लूड और ये बिल्कुल चीजें आपने नहीं चलानी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि डायरेक्ट मटेरियल आपने स्टार्ट किया, आपने उसकी फिगर लानी है, उसकी वर्किंग में करें। वर्किंग में अगर कोई थोड़ी बहुत कटिंग हो भी जाए तो वो इग्नोर हो जाती है, क्योंकि आंसर आपका पहले देखा जा रहा होता है। और फिर वर्किंग में जाके अगर थोड़ी बहुत कटिंग हो भी गई है, ओवर राइटिंग भी हो गई है, तो वो इग्नोर्ड हो जाती है, उसके ऊपर इतना इसका इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का भी पेपर नहीं है, जिसमें बिल्कुल कोई स्ट्रिक्ट
फॉर्मेट्स चलेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें डिसीजन मेकिंग के लिए आप कोई, ये जरूरी भी नहीं होता कि आपका आंसर दूसरे आंसर वाले से मैच करे। इसका ये होता है कि आप जो भी वर्किंग करेंगे ना, उसके बाद आप अपना ना नोट भी लिखें कि मैंने इसकी ये वर्किंग की है, इसकी मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसका क्या इम्प्लीकेशन आएगी, ये भी आप उसमें मेंशन करें। ये नहीं कि बस हम जैसे से आपकी प्राइस आ गई यहाँ पे 700 ना, तो हम लिख सकते हैं ₹700 इज प्राइस फॉर स्पेशल कस्टमर। हमारे कोई स्पेशल कस्टमर आया था, ठीक है, ओनली। ये सिर्फ हमने इसके लिए सेट की है। जबकि हमारी मार्केट प्राइस जो होगी विद रिस्पेक्ट टू डिमांड, और वो हम वेरी करेगी, ठीक है। क्योंकि अभी हम जब रेलिवेंट कॉस्टिंग जाके पढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे, तो हमारी जो प्राइसिंग है ना, वो कस्टमर टू कस्टमर वेरी भी करेगी। हमें देखना है कि हमें कहाँ पे मार्जिन ज्यादा मिल रहा है। अब पता लगे जनाब ये कस्टमर हमसे तो खरीद के 700 रुपए में, और मार्केट में जाके ना 800 का बेचना शुरू करते, और मार्केट में हम बेचते हैं अपनी प्रोडक्ट्स 900 रुपीज की। तो हम इस कस्टमर के साथ ये बात करेंगे, भाई आपने ये प्रोडक्ट मार्केट में जाके नहीं बेचनी, ये हम सिर्फ आपको दे रहे हैं ताकि आप हमारी मार्केट खराब ना करें। तो आपका जो भी डिसीजन होगा उसको आपने सब्सटेंशिएट करना है अपनी कुछ रिकमेंडेशन के साथ। सिर्फ कैलकुलेशन भी नहीं करनी, उसके साथ कोई रिकमेंड वो भी करना होता है। लेकिन ये फॉर्मेट आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कोई और बात पूछने वाली है तो बताएं। सर ये जो अभी आपने नीचे एक नोट लिखा है 700 प्राइस के लिए जो भी आपने बात की है, ये जी जी सर ये हमें जो भी वर्किंग करनी है उसको हमने इस तरह डिफाइन करना है। हाँ, देखो मैं बताता हूँ। पहले तो आपका ना आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया जो हमने Yes. ये बोर्ड बनाया। लेकिन अगर आपके पास पेपर में टाइम बचता है तो आपका जो भी डिसीजन आए ना उसको आप एक्सप्लेन करें। क्योंकि जब आप अकाउंटेंट बनेंगे तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाके अपना ये केस प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हमने ये कैलकुलेशन कैसे की है, ये किस कस्टमर के लिए की है, इसके लिए हमारा जो रॉ मटेरियल हमने यूज किया है वो किस नेचर का है, हमें लेबर स्किल्ड सेमी स्किल्ड किस तरह, हर एक क्वेश्चन का डाटा आपको दिया होता है। जैसे इस क्वेश्चन में भी आप देखें डाटा आपको दिया कि जी हम पहले 3 बैचेस तक तो ये रहेगा, उसके बाद ये रहेगा। आपने इन एजम्पशंस को वहां पे प्रेजेंट भी करना होता है, जस्ट आंसर लेके नहीं जाना होता, इसको डिफेंड भी करना होता है। तो वही जो डिफेंसिव पॉइंट्स हैं आपके, एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स हैं, वो आप इस नोट के नीचे लिखो। इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो एग्जामिनर को पता लगती है कि आपने जस्ट इनकी फिगर्स नहीं निकाल ली तुक्के लगा के, या इसको इससे मल्टीप्लाई करके, या इसको इसको मल्टीप्लाई करके। आप इसको अंडरस्टैंड भी करते हैं कि व्हाट इट मीन एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट इन ओवरऑल कॉस्ट और हमारी प्राइसिंग में। ये आपने एक्सप्लेनेशन देनी है अगर आपके पास टाइम बचता है और आपकी क्लैरिटी है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन कंफर्टेबल हुए आप इस पे? यस सर। ये स्प्रिंग 2019 का क्वेश्चन था। इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है दैट इज ऑफ 17 में, ऑटम में ये आया था, ठीक है। इसके अंदर भी लर्निंग कर्व की बातें हैं और भी दूसरी बातें हैं, लेकिन ये ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो रेलिवेंट कॉस्ट से मुतल्लिक है। इसलिए हम इसको जब रेलिवेंट कॉस्ट पढ़ लेंगे ना उस वक्त जाके इसको देखेंगे। अभी मीनवाइल मैं आपको एसीसी की बुक से एक और क्वेश्चन कराता हूँ लर्निंग कर्व का, जिससे आपको लर्निंग कर्व की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। सर जी बेटा। सर ये जो हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30% किया है सर, इसमें हमने जो टोटल कॉस्ट थी इसको 100% लेके 30 से मल्टीप्लाई करना है? नहीं बेटा, देखो हमारे पास जो होता है ना, हम कल भी इस बात को देख रहे थे, यहाँ बता देता हूँ आपको। एक होती है हमारे पास सेल प्राइस जो कि इक्वलेंट होती है डेफिनेटली कॉस्ट प्लस इसके अंदर होता है प्रॉफिट। जी, प्रॉफिट को ना दो सूत्रों में देखा जाता है। वन इज मार्कअप। सर आपकी स्क्रीन ऑफ है। वन इज मार्कअप और इसको हम कहते हैं मार्जिन। मार्कअप जो होता है ना वो हमने कल डिस्कस किया था, इट इज
डिपेंडेंट ऑन कॉस्ट। जब कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो फिर हम कॉस्ट को कंसिडर करते हैं एज 100, ठीक है। और जब ये मार्जिन होता है तो हम इसमें इट इज डिपेंडेंट ऑन सेल प्राइस, तो यहाँ पे हम सेल को ना इज कंसिडर्ड एज 100, ओके। इस पॉइंट को हम सारे को यहाँ से कॉपी करते हैं और आपको एक नई स्क्रीन पे जाकर इसको समझा देते हैं। अच्छा जी, जब ये इक्वेशन हमारे पास है तो ये बन जाती है, मार्कअप के केस में ये बन जाएगी सेल इज इक्वल टू हो जाएगा 125 से इज इक्वल टू कॉस्ट, इसको हम 100 ले लेते हैं, और मार्कअप जो है वो हो जाता है 25। और जब यही केस आएगा यहाँ पे तो सेल हो जाएगी 100 इक्वल टू कॉस्ट 75 प्लस मार्जिन 25। तो ये दो तरीके से काम चलता है। जब मार्जिन की बात आएगी तो सेल को हम 100 लेते हैं, और जब मार्कअप की बात आएगी तो कॉस्ट को 100 लेते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि आपने compute the bid price that JL should quote to earn 30% contribution margin। अब आपने मार्जिन कमाना है 30, that is margin, ठीक है। तो मार्जिन के केस में ये वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, दिस इज मार्जिन, ठीक है। और हमने क्या बात की है 30% की, तो हम इसको 30 के हिसाब से बना लेते हैं। ये 30 हो गया, तो फिर कॉस्ट हो जाएगी हमारी 70। ये चीज प्रिवेल करेगी। आई थिंक प्याजी का क्वेश्चन है, किसका है? यस सर, मेरे सवाल। ठीक है जी, सेल 100 होगी, कॉस्ट 70 होगी, मार्जिन 30 होगा। अब आपके पास आपने कॉस्ट इस क्वेश्चन में निकाल ली है कितनी, यहाँ पे आपने कॉस्ट निकाली हुई है, दैट इज 48, कॉस्ट आपके पास आई है 4804 है। कितनी कॉस्ट बचे, तीनों कॉस्टों को जमा करो, कितनी है? 2097। ठीक है, 2097 आपके पास कॉस्ट आई है, ठीक है बच्चों। अब ये कॉस्ट खुद 70 होगी, और हमें जब सेल प्राइस निकालनी है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2097 डिवाइड बाय 0.7, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी 2995। कितनी आ रही है यहाँ पे? आप बच्चों से करो 1397 1278 तीनों को जमा किया है? नहीं, 2097 तो नहीं बनेगी ना, ज्यादा बनेगी। दैट इज, यस मैं कर लेता हूँ, 1397 प्लस 1278 प्लस 688, ये बन के 3363। दैट इज 3363। ये आपकी कॉस्ट आ गई, दिस इज योर कॉस्ट। और ये कितने परसेंट होगी? दैट इज 70%। दैट इज, ये 70% है। हमने निकालनी है सेल प्राइस, ठीक है, बिड प्राइस, जो कि होगी 100%। कितने परसेंट होगी? 100। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3363 ये खुद है 70%, हमने निकालना है 100%। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं बच्चों, 3363 डिवाइड बाय 70 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 100 जो है ना वो सेल है। सेल क्या है? 100, ठीक है बच्चों। ये कैलकुलेशन करके भी हम, ये हमारा आंसर निकल आएगा 4804। 4804। कॉस्ट जो है वो 70 है, ठीक है। और अगर आपने निकालना है कंट्रीब्यूशन, तो वो भी आपको बता देता हूँ।
सिर्फ कंट्रीब्यूशन अगर आपने निकालना है या मार्जिन निकालना है तो मार्जिन कितना होगा बच्चों, दैट इज 30%, ठीक है। और वो किसका परसेंटेज होगा, वो इस प्राइस का होगा। तो अगर हम स्ट्रेट अवे यूं भी कर सकते हैं, ये जो हमने काम किया ना, ये काम अगर हम करें, दिस डिवाइड बाय, क्योंकि ये खुद 70% है, 0.7 इंटू 0.3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है। तो अगर आप ये सिचुएशन को ध्यान में रख लो, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, या मार्जिन जो था हमारे पास, मार्जिन का ही वर्ड यूज कर लेते हैं ताकि आप अभी कंफ्यूज ना हो। सेल हमारे पास आ रही है 4804 इक्वल टू 3363 और प्लस 1441, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आई। इसमें कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, आप बताएं। बस आपने ये जो बोर्ड मैंने किया ना, इसको ध्यान में रखना है कि जब आपके पास मार्जिन होता है तो मार्जिन इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स, मार्जिन इज डिपेंडेंट ऑन सेल। जबकि मार्कअप होता है तो मार्कअप इज डिपेंडेंट ऑन कॉस्ट। मार्कअप और मार्जिन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जी बच्चों, यस सर, हो गया क्लियर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं, मैं आपके साथ ACCA का क्वेश्चन शेयर करता हूँ। ये जो पेपर्स है ये आप हमारे साथ शेयर कर देंगे व्हाट्सएप, पास पेपर्स जैसे ये जो पेपर्स हैं आपके पास। ये मैंने शेयर किए थे व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ, चलो दोबारा भी कर दूंगा, कोई नहीं, मेरे पास सारे पड़े हुए हैं। ये सारे मैंने शेयर किए भी थे आपके साथ, चलो बाहर फिर कर देंगे। एक सेकंड, ये चैप्टर 10। एक सेकंड बच्चों, मैं इसमें ये निकाल लूँ कौन सा इसका पेज था, फिर आपको दिखाता हूँ। दिस इज ACCA की बुक है, इसमें ये F5 इसका सब्जेक्ट है, और ये लर्निंग करके एक एग्जांपल दी गई है जो कि जहाँ से हमने कॉन्सेप्ट स्टडी करना शुरू किया था। अब आपके पास ये एग्जांपल है 2.5। इसको देखते हैं बच्चों, ये मैं बुक आपके साथ शेयर कर देता हूँ अभी व्हाट्सएप पे, आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना। और इसमें अब हमारे पास देखें, पहले हम आते हैं रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, ठीक है। अब हमें ये तो अंडरस्टैंडिंग है कि हमें जब भी लर्निंग कर्व का क्वेश्चन आएगा ना, तो जो फर्स्ट बोट होती है या फर्स्ट यूनिट होता है या फर्स्ट बैच होता है, उसकी कॉस्ट तो दी जाती है। आप देखें इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द सेपरेट कॉस्ट ऑफ ए सेकंड याच। जब आप दूसरा यूनिट बना रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट है, ये भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें ये कह रहा है कि जी हमने 10,000 यूनिट्स बनाने हैं, उनकी टोटल कॉस्ट बताएं। यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है कि पहले की तो कॉस्ट ये है 15,000, ठीक है। एक साथ देखो फिर जाके मार्कअप ऐड कर रहा है और सेल प्राइस निकाल रहा है एंड सो ऑन। लेकिन सेकंड की क्या कॉस्ट है, इसी तरह कह रहा है थर्ड की क्या कॉस्ट है और फोर्थ की क्या कॉस्ट है, ठीक है, और एट्थ की क्या कॉस्ट है। इस तरह सब की कॉस्ट 1 बाय 1 मांग रहा है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अंडरस्टैंड आ जाएगा कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं।
और इसको एज ए होमवर्क भी आपको दे देते हैं. Captain Kits had designed a new type of sailing boat for which the cost of the first boat to be produced has been estimated as follows. Material $5,000, labor के हैं 800 hours at the rate of 5 per hour, that is 4,000. Overhead is 150% of labor cost. जो हमारे पास 4,000 थी, इसका हमने ले लिया 150%, that is 6,000. और ये हमारे पास कॉस्ट आ गई है 15,000. इसके ऊपर हमने मार्कअप ऐड किया. अभी हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, व्हाट इज मार्कअप एंड व्हाट इज मार्जिन. दिस इज मार्कअप. मार्कअप के केस में कॉस्ट 100% होती है और मार्कअप जब उसमें ऐड कर दे तो ये सेल प्राइस बन जाती है. तो हमने कॉस्ट को का 20% ले लिया, कॉस्ट का 20% लिया, दैट इज 3,000 और सेल प्राइस बन जाएगी हमारे पास 18,000. इट इज प्लान टू सेल ऑल द यॉच एट फुल कॉस्ट प्लस 20%. हम जो कॉस्ट हमारे पास आती है उसके अंदर हम 20% ऐड करके हम सेल करेंगे. एंड 80% लर्निंग कर्व इज एक्सपेक्टेड टू अप्लाई टू द प्रोडक्शन वर्क. अब यहाँ पे 80% लर्निंग कर्व दे दिया गया है और उसके लिए हमें बता दी जाता है कि जी पॉइंट रेस टू पावर ये करके हमारे पास लॉग आएगा. और अगर आपको ना भी हो तो हमने सीखा था लॉग परसेंटेज डिवाइड बाय लॉग 2 हम यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं. आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं. The management accountant has been asked to provide cost information so that decision can be made on what price to charge. So what is the separate cost of a second? ये तो फर्स्ट थी ना, और इसके बाद आ गया लर्निंग कर्व. तो हमारी अगले जो यूनिट होगी उसकी कॉस्ट कम होगी. लाइकवाइज इसके बाद जो थर्ड एंड फोर्थ यूनिट बनेगा उसकी और कम होगी. और इस तरह कह रहा है कि 8th यार्ड की क्या कॉस्ट आएगी. तो हम अपने पास जिस तरह डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की हमने एक फॉर्मेट देखा है, हम उस तरीके से बना सकते हैं. अब जैसे अगर आप यहाँ पे आके देखें, इन्होंने क्या किया है, सेकंड कॉस्ट निकालने के लिए मटेरियल की कॉस्ट लिखी, लेबर की कॉस्ट लिखी, ओवरहेड की कॉस्ट लिखी और इसकी कॉस्ट निकाल. ठीक है. और ऊपर हमने थोड़ा सा टेबल भी बनाया हुआ है, जैसे कि हमने पहले लर्निंग कर्व को अंडरस्टैंड करने के लिए बनाया था. अगर हम पहला यूनिट बनाते हैं तो हमारे कितने आवर्स लगते हैं, दूसरा यूनिट बनाएंगे तो इसका 80% लेंगे हम. 800 का 80% 640 हो गए. 2 यूनिट थे तो 640 इंटू 2 टोटल आवर्स हमारे लगेंगे 1280. तो एडिशनल आवर्स या इंक्रीमेंटल आवर्स कितने लगे बच्चों, 480, क्योंकि 2 यूनिट को बनाने में लग रहे हैं 1280, पहले यूनिट को बनाने के लगते थे 800. तो एक्स्ट्रा जो आवर्स लग रहे हैं दैट इज 480. एवरेज टाइम हमारा दूसरे यूनिट को बनाने का दैट इज 480. तो 480 आवर्स को हमने 5 के रेट से मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये बन गई लेबर कॉस्ट. मटेरियल कॉस्ट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, इस क्वेश्चन में बताया गया, वो वही की वही रहेगी. और ओवरहेड कॉस्ट क्या थी, 150% ऑफ द लेबर कॉस्ट. आप देखो जो दूसरा यूनिट बन रहा है उसकी कॉस्ट आ रही है 11,000, जबकि पहले यूनिट की कितनी कॉस्ट आ रही थी, 15,000. तो ये आपको प्रैक्टिस देगी लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट को समझने के लिए, इसके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं एंड सो ऑन. फिर इसी तरह कहा गया कि थर्ड एंड फोर्थ बनानी है आपने. तो यहाँ पे देखें आपके पास फोर्थ की विकल्प, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 4, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट में चलती है. 8 आएगा, फिर 16 आएगा, 32 एंड 64. अच्छा जी, अब ये आगे थर्ड एंड फोर्थ कैसे आएगी. सिर्फ आपने निकालनी है थर्ड की और फोर्थ की. तो यानी कि 2 यूनिट बने ना, तो 2 यूनिट की मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी 10,000. 1 यूनिट की थी 5,000, तो 2 यूनिट्स की हो जाएगी 10,000. अच्छा बच्चों, फिर आगे लेबर आवर्स. अब आपके पास जब 4 यूनिट बनते हैं ना, तो 640 का फिर आपने लिया 80%, दैट इज 512. इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया टोटल आवर्स 2048. ओके. ये इस अब ये जो आए हैं ना आवर्स, ये कितने यूनिट्स के आए हैं, दिस आर ऑफ 4 यूनिट्स. तो 2048 जो हमारे पास आया है, दिस इज ऑफ द 4 यूनिट्स. अब हमें 2048 और 1280 का अगर डिफरेंस निकालें तो हमें 768 आवर्स और काम करना पड़ेगा, जिससे थर्ड यूनिट भी बन जाएगा और फोर्थ यूनिट भी बन जाएगा. 768 इज द डिफरेंस ऑफ 2048 एंड 1280. और इसके नतीजे में कितने यूनिट्स बन रहे हैं बच्चों, एक्स्ट्रा 2 यूनिट. तो हमें जो इन दोनों यूनिट के ऊपर, इनके थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के ऊपर जो टाइम लगाना पड़ रहा है, दैट इज ऑफ 384 आवर्स पर यूनिट. तो 384 पर यूनिट लगाना पड़ रहा है और हमें थर्ड एंड फोर्थ बनाना है. 384 इंटू 2 768 आवर्स. लेबर की कॉस्ट है 5 ही, तो ये लेबर की कॉस्ट आ गई हमारे पास. इसका 150% लिया, ये ओवरहेड बन गए, और ये हमारे पास आ गई. तीसरी और चौथे यूनिट जो बनेंगे उसकी कॉस्ट आएगी 19,600. और अगर आपने एक यूनिट की निकालनी है, डिवाइड बाय 2 कर दिया, दैट इज 9,800.
तो ये हाँ बच्चों आ गई आपके पास, ये सेकंड की भी आ गई, थर्ड एंड फोर्थ की भी आ गई। अब आपने इसी तरह जाके अगर 7th और 8 की निकालनी है उसकी भी ये वर्किंग कर दी गई है। फर्स्ट 4 की कितनी आएगी, फर्स्ट 8 की कितनी आएगी, एंड सो ऑन। तो ये बुक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, और इसमें ये लर्निंग करके जो क्वेश्चन है ये दिस इज फ्रॉम पेज 252 ऑनवर्ड, कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, इनको आप करें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो लर्निंग करके कॉन्सेप्ट की बेहतर हो जाएगी। और अगर कभी क्वेश्चन ट्रेडिशनल से हट के आता है तो आप उसको कर सकोगे। ठीक है बच्चों, बात समझ आई? यस सर। तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज के लिए हमारा क्या हुआ कि हमने पास्ट पेपर्स के जो 3 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, पास्ट पेपर्स का एनालिसिस अगर हम देखें तो 3 दफा आया है, क्योंकि लेबर रिसेंटली आपके इस कोर्स में डाला गया था, पहले लेबर इस कोर्स में नहीं था। तो हमने 2 पेपर्स कर लिए हैं अभी इसके, दैट इज ऑफ स्प्रिंग 2017, ये हमारे स्टडी टेक्स्ट में था, और स्प्रिंग 2019 ये आज हमने किए। ठीक है, इसके फॉर्मेट भी आपको मैंने सिखा दिए कि आपने इसका फॉर्मेट कैसे पेपर में देना है। दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द फॉर्मेट जो आपने यूज करना है। और फिर वर्किंग के लिए आप नीचे अलहदा से जो भी पोर्शन आपने बनाया है उसको आप बना के करते रहें। ये आपका फ्रंट आना चाहिए, फ्रंट पेज ऑफ द आंसर। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि ये जो ऑटम 2017 है ना, ये हमारा एक टॉपिक है रेलेवेंट कॉस्टिंग। जब हम उसको पढ़ लेंगे ना फिर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ लेबर की बातें हैं, बाकी इसके अंदर बातें हैं रेलिवेंट कॉस्ट की। ये अगर आप देखें ना, रेलिवेंट कॉस्ट आपको नजर आ रही है अगर, तो ये है रेलिवेंट कॉस्ट, ये इसके साथ मैच होके आया है ऑटम 2017 में। जब ये शेडेड एरिया ना, इसका शेड के साथ बनता है। अच्छा, ये हमने कर लिया। और इस तरह लेबर की हमारी प्रैक्टिस पास पेपर के हिसाब से अभी फिलहाल हेल्ड अप है जब तक हम वो क्वेश्चन नहीं करते। ठीक है, और ये एसएससी की जो बुक है मैं आपको भेज रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। और जी बेटा क्या करें? तो आप एक दफ़ा एंड कर लें, मैंने एक आपसे बात करनी थी। जी जी प्लीज आप करें, मैं ये आपके साथ बुक शेयर कर दूं। तो वो इररिलेवेंट है, टॉपिक से हट के सर वो। ठीक है, चलो फिर मेरे साथ आप व्हाट्सएप पे कर लो बात, ओके सर। अगर आपकी इंडिविजुअल है, कोई अगर किसी और बच्चों की है तो। बच्चों मैं आपके साथ बुक शेयर कर रहा हूँ इसी की, आप इसको डाउनलोड करके ना ये पेज नंबर 252 से ऑनवर्ड ना आपके पास जो एग्जांपल्स आएंगी इनको आप देखना। कल हम इनकी जो बाकी एग्जांपल्स है रहती हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है तो हम अपना तो जी जी सर मेरी ना सर राशि से बात हुई थी, उनसे मैंने पूछा था कि सर राशिद क्या भी सीन हमारे साथ होना भी है ना। ऑनलाइन भी शायद हैं। जी जी मेरी उनसे ये बात हुई थी कि अगर क्वारंटीन जब खत्म होता है क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो क्या सीन होगा। तो वे कह रहे थे कि हम आपको पूरा कोर्स एक तरह से पीछे से शुरू से कराएंगे फ्रॉम चैप्टर 1। ठीक है, बट अब जिस तरह हालात जो जा रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जल्दी एंड होगी। जी जी अल्लाह करे जल्दी एंड हो जाए, लगता नहीं है ऐसे। तो ठीक सर है। वो मैं कह रहा था कि अगर हमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं पीछे से, कि हम एक दफ़ा अपनी मतलब रिवीजन स्टार्ट कर दें पीछे। अब सवाल जब हमें करें तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी हमें, तो अगर आपके लेक्चर्स हमें मिल जाते हैं बैक से ठीक है तो मिल काफ़ी हेल्प हो जाएगी सर। ठीक है, मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, काइंडली आप वो डिस्कस कीजिएगा क्योंकि सर वो तो मान रही नहीं है सर, हसन साहब ठीक है, कोई कहते हैं नहीं। देखो, आपको मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपको जो सपोर्ट चाहिए होगी मैं आपको दूंगा। और ये मैंने स्टडी टेक्स्ट ACCA का आपके साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। तो आज के लिए हम इतना ही, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एंड बी कॉन्फिडेंट, आप सही जा रहे हैं, इससे परेशान ना हो, परेशान होकर नहीं पढ़ना है, लर्निंग को एंजॉय करना है। ओके सर, ओके जी, शाबाश, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।